नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कर्नाटक का युद्ध। तीनों युद्ध पढ़ेंगे कर्नाटक का, उसके बाद चलेंगे बंगाल की तरफ और वहाँ पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। उसके बाद पढ़ लेंगे बक्सर का युद्ध। आज का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। कम समय में हम लोग बहुत कुछ कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो कर्नाटक का युद्ध, तो कर्नाटक का युद्ध जो है ना, ये हमेशा 3 होता है टोटल, और ये फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज़ के बीच में होता है। सबका अलग अलग रीज़न रहता है। जैसे कि पहला है, तो पहला युद्ध जो हुआ था ना, वो 1746 से 48 के बीच में हुआ था। आपको एक काम करना है, जब हमें युद्ध पढ़ा देंगे कर्नाटक का पूरा युद्ध, तो आपको इस प्रकार से बनाना है कि लिखना है कर्नाटक का युद्ध, इस प्रकार से लिखना है। और फिर ये लाइन 3 है ना, तो 3 लाइन बनाना है और सबका टाइम लिखना है, कब हुआ, कारण क्या था, और फिर शांति कैसे हुआ युद्ध, है ना। तीनों में ये काम कर देना है आपको। इतना काम आपको करना है, बाकी यहाँ पर ही बारी बारी से लिखा हुआ है। तो अब समझना यहाँ पर ये है कि पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ वो कब हुआ, 1746 से 48 के बीच में होता है। और इसका कारण रहता है ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। क्या था कि जो ऑस्ट्रिया था ना, ऑस्ट्रिया का राजा था, उसका नाम था चार्ल्स सिक्स। उसका नाम था चार्ल्स सिक्स। ये वहाँ का राजा था ऑस्ट्रिया का। तो ये जो है ना, अपना बेटी को गद्दी पे बैठाना चाहता था। इसका कोई बेटा था नहीं, और बेटी का नाम था मारिया। अब चूंकि वहाँ का जनता बोला कि नहीं, ये एक लड़की कैसे बैठ सकती है गद्दी पे, तो उसी में विद्रोह छिड़ गया। तो उस समय क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया हो गया और एक तरफ प्रसा। तो ऑस्ट्रिया प्रसा हो गया कि ऑस्ट्रिया को समर्थन कर रहा था फ्रांसीसी, और जो प्रसा है वो प्रसा को समर्थन कर रहा था ब्रिटेन। प्रसा को कौन कर रहा था समर्थन? ब्रिटेन कर रहा था। और ऑस्ट्रिया को कौन कर रहा था? फ्रांसीसी कर रहा था। तो चूंकि समर्थन कर रहा है तो दोनों आपस में लड़ गए एक प्रकार से। जब दोनों यहाँ लड़ गया तो भारत में भी लड़ जाता है। तो यही रीजन रहता है पहला का कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध है। अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रिया का मतलब कि उत्तराधिकार का युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि वो 740 में हुआ था। कब हुआ था? सॉरी, 1740 में हुआ था। 1740 ईस्वी में ये ऑस्ट्रिया के लिए उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। तो वो लोग आपस में वहाँ लड़ रहा था, मगर क्या हुआ कि लगभग 1746 तक आते आते ये भारत में भी लड़ जाता है। देखिए रीजन क्या रहता है ना, कि कोई चीज़ का ऐसा नहीं होता ना कि अचानक कुछ ही होता है, सबका तत्कालिक कारण होता है। जैसे कि अगर 1857 की क्रांति की बात करें तो उसका भी तत्कालिक कारण था, वो था कि चर्बी वाला कारतूस था कारण। तो उसी प्रकार तत्कालिक कारण यहाँ पर यह है कि जो अंग्रेज कमांडर बर्नेट रहता है वो फ्रांस के जहाज़ पर कब्जा कर लेता है। तो ये तो रहता है तत्कालीन कारण। अब समझिएगा, यहाँ पर समझने वाला बात ये है ना, थोड़ा सा समझिएगा। जो कर्नाटक रहता है ना, समझिएगा अच्छा से, जो कर्नाटक रहता है, कर्नाटक जो है इस समय इसके अधीन बंदरगाह था। एक नाम था मद्रास बंदरगाह और एक था पौंडीचेरी। 2 बंदरगाह रहता है जो कि कर्नाटक के अधीन रहता है। और कर्नाटक का एक शासक रहता है जो नवाब कह सकते हैं, उसका नाम रहता है अनवरुद्दीन। क्या नाम रहता है उसका? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन, यहाँ पूरा नहीं हट पाएगा। उसका नाम रहता है अनवरुद्दीन। ये क्या रहता है? नवाब रहता है। अब आगे समझिएगा। देखिए, अब तो बर्नेट जो है वो क्या किया था, फ्रांस का जो जहाज़ था उस पर कब्जा कर लिया। अब क्या होता है, जो डुप्ले रहता है ना, वो रिक्वेस्ट करता है, बुलाता है बुडाने को। कहीं पर इसको बुर्डेन भी लिखा जाता है, बुडाने को बुलाता है। बुडाने कौन रहता है? तो बुडाले फ्रांसीसी गवर्नर ही रहता है बुडाले, मगर क्या रहता है ना, ये मॉरिशस का रहता है। कहाँ का रहता है? मॉरिशस का रहता है, मगर फ्रांसीसी गवर्नर ही रहता है। तो बुडाने आता है और मद्रास जीत जाता है। जीतने के बाद क्या करता है ना, अंग्रेज़ के हाथों बिक जाता है। 4 लाख रुपये अंग्रेज देता है, ये क्या करता है, फिर से वापस लौटा देता है मद्रास अंग्रेज को ही। मगर डुप्ले क्या करता है, किसी प्रकार से ये मद्रास को फिर से जीत जाता है और वहाँ पर झंडा फहरा देता है। तो अभी बताए थे कि कर्नाटक का जो नवाब था उसका नाम क्या था? अनवरुद्दीन। और उसके कब्जा में कौन सा क्षेत्र था? उसका नाम था मद्रास। तो मद्रास तो इसके अधीन था, और डुप्ले है वहाँ झंडा फहरा दिया। तो अब क्या होगा? अनवरुद्दीन गुस्सा होगा कि नहीं? तब अनवरुद्दीन क्या हो गया? गुस्सा हो गया। अब दोनों फिर कहा जाता भैया अब ऐसे नहीं होगा, झंडा देखा आओ ने देखा ताओ, चल गए भिड़ने के लिए फ्रांसीसी से। अब फ्रांसीसी इस समय मजबूत है। तो अब यहाँ पर क्या होगा है, अंग्रेज़ तो फ़ायदा उठाता है हमेशा। देखा एक काम करते हैं, फ्रांसीसी उधर लड़ रहा है तो पट से कहाँ चल जाएगा वो अंग्रेज? अनवरुद्दीन की तरफ चला जाएगा। अब क्या किया कि जो इसीलिए यहाँ पर लिख रहा है कि जो अनवरुद्दीन प्लस अंग्रेज, यानी कि अंग्रेज प्लस अनवरुद्दीन, और एक तरफ क्या हो गया? फ्रांसीसी हो गया। दोनों लड़ गया और इसी को कहा जाता है अडियार का युद्ध। क्या कहा जाता है इसको? अडियार का युद्ध कहा जाता है। और ये हुआ था 1748 में। कब हुआ था? 1748 में हुआ था अडियार का युद्ध।
मगर क्या होता है कि यहाँ पर फ्रांसीसी जीत जाता है, और फ्रांसीसी जीत जाता है तो डुप्ले का क्या होता है, बहुत वैल्यू बढ़ जाता है, उसका सम्मान बढ़ जाता है। मगर आगे चल के 1748 ईस्वी में क्या होता है, एक संधि हो जाता है, उसका नाम रहता है एक्स ला सापेल की संधि। कब होता है, 1748 ईस्वी में होता है। किसके बीच होगा यार, जाहिर सी बात है अंग्रेज और फ्रांस के बीच में होगा। शर्त रखा गया कि पहला जो कर्नाटक युद्ध है खत्म होगा, और जो कब्जा कर लिया था, जो डुप्ले था, मद्रास को जीत लिया था, अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल जाएगा, और फ्रांस को क्या मिलेगा, अमेरिका में लुइसबर्ग मिल जाएगा। तो ये था प्रथम कर्नाटक युद्ध। दूसरा है 1749 से 54। सबका डेट ये भी याद रखिएगा कि कब कब क्या हुआ। जैसे कि हम आपसे अगर पहला पूछ दें तो पहला कब हुआ था बता सकते हैं, तो 1746 से 48, यानी 2 साल चला। फिर थोड़ा सा नहीं रुका कि फिर अगला साल स्टार्ट हो गया, 1749 से 54 तक चलेगा। फिर 2 साल रुकेगा और फिर 56 से चालू हो जाएगा तीसरा। तो ये था। तो दूसरा क्या है ना, दूसरा का रीजन है कि हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार। तो ये दूसरा वाला भी किसके बीच में होता है, ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के ही बीच में होता है। अब समझिएगा यहाँ पर ही कि हैदराबाद में क्या था, हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ये दोनों आपस में लड़ रहा था। और कर्नाटक में अनवारुद्दीन और चंदा साहब, ये दोनों आपस में उत्तराधिकार के लिए लड़ रहा था। मगर ये क्या था कि दोनों को हेल्प कर रहा था अंग्रेज, इधर हैदराबाद के नासिर जंग को, इधर कर्नाटक के अनवारुद्दीन को हेल्प कर रहा था। वही फ्रांसीसी जो था ये मुजफ्फर जंग को हेल्प कर रहा था, इधर चंदा साहब को हेल्प करते रहता है। तो इसको याद रखिएगा थोड़ा कि किसको किसको हेल्प कर रहा था, ठीक है। फिर क्या होता है कि अब लड़ाई पूरा भयंकर होता है, उसको कहा जाता है अंबर का युद्ध। डेट भी याद रखिएगा कि अंबर का युद्ध जो है 1749 ईस्वी में होता है। ये किसके बीच में होता है, तो ये भी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में ही होता है। मगर अंग्रेज सपोर्ट किसको कर रहा था, अनवारुद्दीन को, और फ्रांसीसी चंदा साहब को। चंदा साहब जो रहता है ना, मराठों का कब्जा में रहता है, इसको बुलाया जाता है। तो इसमें विजेता कौन हो जाता है, इसमें फ्रांसीसी ही विजेता होता है। फ्रांसीसी की तरफ से डुप्ले था, ये कर रहा था नेतृत्व, और इसमें विजेता कौन हो जाता है, फ्रांसीसी। कहने का मतलब क्या हो गया, चंदा साहब, क्योंकि इसको हेल्प कौन कर रहा था, चंदा साहब को फ्रांसीसी कर रहा था। तो ये था अंबर का युद्ध। अब क्या हुआ, अब 1750 ईस्वी में नासिर जंग का मृत्यु हो गया। तो फिर मुजफ्फर जंग जो है ना, ये कर्नाटक के नवाब घोषित कर दिया गया फ्रांसीसी के द्वारा। अब अगला समझिएगा कि 1754 ईस्वी में क्या हुआ, डुप्ले को वापस बुला लिया गया, और उसकी जगह पे कौन आया, गोडेहू आता है। अब क्या हुआ कि अब चूंकि लड़ाई तो हो चुका है, यहाँ पर ही अंबर का युद्ध हो गया 1749 ईस्वी में। बाद में संधि हो जाता है 1754 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, और इसमें भी वही शर्त रहता है कि क्या होना चाहिए, कर्नाटक का युद्ध समाप्त होना चाहिए दूसरा वाला, और जो भी क्षेत्र एक दूसरे का जीत गया है इसको क्या करना है, इसको एक दूसरे को लौटा दो। तो ये था दूसरा। अब तीसरा है 1758 से 63। कारण था यूरोप में चल रहा सप्तवर्षीय युद्ध। कब से कब तक चला था ये सप्तवर्षीय युद्ध, 1756 से 63 के बीच में चला था। मगर ये लोग 1758 से 63 के बीच में ये यहाँ पर लड़ जाता है। कौन, फ्रांसीसी वर्सेस ब्रिटेन। अब समझिएगा कि फ्रांस से काउंट डिलाली को भारत भेजा गया, और संपूर्ण सैन्य शक्ति के साथ काउंट डिलाली को कहाँ भेजा गया, भारत भेजा गया। अब यहाँ पर होता है वांडीवास का युद्ध। कब होता है, 1760 ईस्वी में। जैसे ही काउंट डिलाली आता है तो वांडीवास का युद्ध हो जाता है। तो फ्रांस की तरफ से कौन रहता है, काउंट डिलाली। अंग्रेज की तरफ से कौन रहता है, आयरकुड, और इसमें अंग्रेज जीत जाता है, यानी कि आयरकुड जीत जाता है। और यही रीजन रहता है दोस्तों कि जो आयरकुड है ना, इसको कहा जाता है हीरो ऑफ वांडीवास कहा जाता है। ये वांडीवास जो है ना, ये तमिलनाडु में है। अब क्या हुआ, अब चूंकि लड़ाई हो गया तो बाद में संधि भी होगा। तो एक संधि होता है, उसका नाम रहता है पेरिस की संधि, 1763 में होता है। और इसमें भी शर्त वही रहता है कि जो युद्ध है ख़त्म होना चाहिए, और भारत में अब अंग्रेज़ों को, चूँकि यहाँ पर अंग्रेज बहुत अच्छा से जीत गया, तब इसमें यह हुआ कि भारत में अब अंग्रेज़ों को समस्त अधिकार होगा, और मगर फ्रांस को केवल व्यापारिक अधिकार रहेगा। अब ये राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं बंगाल की तरफ। सिराजुद्दौला ये क्या रहता है, बंगाल का नवाब रहता है। इसके समय में राजधानी कहाँ रहता है, मुर्शिदाबाद रहता है। अब इसके समय में एक घटना होता है, इसको कहते हैं काल कोठरी की घटना। ये कब होता है, 20 जून 1756 को होता है बंगाल में। और इस घटना का वर्णन करता है हॉलबेल। कौन करता है, इस घटना का वर्णन करता है हॉलबेल। इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा कमरा रहता है, उसमें 146 अंग्रेज को एक छोटा सा कमरा में बंद कर दिया जाता है, और अगला दिन खोलता है तो उसमें 123 लोग मतलब कि मरा हुआ पाया जाता है, और सिर्फ 23 लोग जिंदा रहता है इसमें।
तो हालांकि ये घटना जो है ना ये विवादित है, क्योंकि ये हॉलवेल के अलावा कोई और साक्ष्य नहीं मिलता है। तो कोई लोग बोलता है कि झूठ भी घटना है ये कालकोठरी की घटना। तो याद रखना कि कालकोठरी की घटना ये कब हुआ था, 20 जून 1756 को। एकदम अच्छा है, इसको याद रखना है। चलिए देखिए यहाँ पर वो ये 18 गुने 14 फीट का एक कमरा था। इसमें क्या हुआ था, 146 आदमी को बंद कर दिया गया। अगला दिन ओपन करता है तो वो सिर्फ 23 ही जिंदा रहता है। फिर आगे क्या होता है, लगभग डेट रहता है 2 जनवरी। 2 जनवरी क्या होता है, अंग्रेज और सिराजू के बीच में संघर्ष होता है जिसमें अंग्रेज जीत जाता है। कब, 2 जनवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेज और सिराजू के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। इसमें अंग्रेज जीत जाता है, मगर अंग्रेज ये देखता है ना कि सिराजू का ज़्यादा दमन नहीं करना है, तो क्या करता है कि इससे संधि कर लेता है। उसको कहा जाता है अलीनगर की संधि। ये कब होता है, 9 फरवरी 1757 को होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन रहता है, क्लाइव रहता है और वर्सेस सिराजू दौला। इसमें क्या होता है कि अंग्रेजों को पुनः कलकत्ता वापस मिल जाता है और फिर साथ में जो अंग्रेज का सिक्का ये भी ढलेगा। तो ये हुआ था अलीनगर की संधि में, ऐसा हुआ था, यानी कि अंग्रेजों को कलकत्ता पुनः मिल गया और सिक्के ढालने की अनुमति भी मिल गया। इसी अलीनगर की संधि कब हुआ था, डेट एकदम याद रखना है, 9 फरवरी 1757 को हुआ था। फिर हुआ अगला प्लासी का युद्ध। अब चूंकि यहाँ पर पूरा अच्छा से बदला ले लेगा, 23 जून 1757 ईस्वी, सिराजू वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। इसमें कौन जीत जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाएगा। इसके पीछे का रीजन ये रहता है कि इसका अपना सेनापति गद्दार निकलता है, धोखा दे देता है। किस लिए, ताकि हम नवाब बन जाए। तो अंग्रेजों का सहायक कौन कौन रहता है, जो सहायता कर देता है अंग्रेजों को प्लासी के युद्ध में, तो मीर जाफर रहता है, जो कि खुद सिराजुद्दौला क्या रहता है, सेनापति रहता है। कुछ कुछ सेठ रहता है, जैसे अमीर चंद, जगत सेठ, राय दुर्लभ। फिर घसीटी बेगम रहती है, शौकत जंग रहता है। घसीटी बेगम इन्हीं का मौसी रहता है सिराजू का, और शौकत जंग इनका बोलिए तो मसेरा भाई रहता है। सब क्या होता है ना, विरोधी हो जाता है इसका। अब कहाँ मिल जाता है, अंग्रेजों से मिल जाता है। तो इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये सब नाम पूछता है कि कौन अंग्रेजों का सहायक था, इसलिए याद रखना है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये भी याद रखना है। चलिए इसमें वही है कि युद्ध करते हुए मीर मदान और मोहनलाल, क्या नाम था उसका, मीर मदान और मोहनलाल का मृत्यु हो जाता है। मीर जाफर क्या करता है, गद्दारी करता है, धोखा दे देता है। और मगर सिराजुद्दौला जो रहता है युद्ध भूमि से भाग जाता है, लेकिन मीरन के कहने पर क्या करता है, अली बेग उसको मार देता है। मोहम्मद अली बेग मीरन के कहने पर सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। मीरन कौन रहता है, मीर जाफर का बेटा रहता है। चलिए अब आगे समझते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को विलियम पिट्स ने क्या कहा, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा। क्या कहा, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। अब आगे समझते हैं। जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य में क्या हुआ, तो मीर जाफर क्या बन गया, नवाब बन गया। यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद क्या बन गया, मीर जाफर ये बंगाल का नवाब बन गया। और इसको कहा जाता है मीर जाफर को कि ये जो है ना क्लाइव था, क्लाइव का गीदड़ या क्लाइव का गधा कहा जाता है। बाद में क्या हुआ, इसको पता चल गया कि अंग्रेज बुड़बक बना दिया हमको, तो ये त्याग पत्र दे देता है। उसके बाद अगला शासक बन जाता है, इसी का दामाद, उसका नाम रहता है मीर कासिम। ये इससे योग रहता है, क्या करता है कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर देता है। और फिर साथ में एक राजा से मिलता है, अवध के नवाब रहता है, उसका नाम रहता है सुजाउदौला। और जो मुगल बादशाह रहता है उसका नाम रहता है शाह आलम द्वितीय। ये सब मिलता है आपस में, कहता है अंग्रेजों को हराया जाए, मगर हरा नहीं पाता है। यही होता है बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है। मीर कासिम, अवध का नवाब जो रहता है उसका नाम रहता है सुजाउदौला, और फिर एक रहता है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और इधर से रहता है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो। ये क्या करता है, जीत जाता है यहाँ पर ही। और इसमें कहा जाता है इस युद्ध के बाद क्या हुआ, भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना हो गया। बक्सर का युद्ध कब हुआ याद रखना है। तीनों का कॉम्बो को ये हरा दिया, मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउदौला और ये शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था, तीनों को हरा दिया। अब समझते हैं, अब जब हार गए बक्सर का युद्ध तो इससे संधि होता है 1765 में, इलाहाबाद की संधि। 2 संधि होता है, 2 फेज में करता है। एक करता है 12 अगस्त 1765 को, एक 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 ईस्वी को करता है संधि। तो जो पहला संधि होता है ये करता है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ में और ईस्ट इंडिया के बीच में होता है। करता कौन है, रॉबर्ट क्लाइव करता है, या तो कहीं पर नाम मिल जाएगा वाटसन, अगर अच्छा एग्जाम देंगे तो वाटसन भी मिल सकता है। तो रॉबर्ट क्लाइव या वाटसन के बीच में ये संधि होता है। इसमें ये होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया। और फिर साथ में क्या हुआ कि मुगल बादशाह को इलाहाबाद, कड़ा ये सब जिला दे दिया गया, साथ में 26 लाख रुपये का वार्षिक पेंशन मिल जाता है उसको। और क्या है फिर फेज़ 2 में क्या हुआ
16 अगस्त 1765 को इस सुजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। अब इसमें क्या होता है कि अवध को बफर स्टेट स्वीकार करना पड़ता है। तो ये हो गया दोस्तों, हम लोग पूरे देख चुके हैं यहाँ तक। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। कहीं प्रॉब्लम अगर हुआ है तब बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में इतना ही है। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों।